वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। जीटा लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं अपने क्वेश्चन पेपरों की नेक्स्ट सीरीज। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पिछले 2 दिनों से मैं आपको जो टेक्निकल हेल्पर 2018 वाली वैकेंसी थी उसके प्रीवियस ईयर के पेपर के यहाँ पे हल करवा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम है अनिल कुमार। मेरे को 7 साल का अनुभव है टेक्निकल एजुकेशन में। डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम जो मैंने क्लियर किए हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गेट 2013, जेई जेवीएनएल 2018 और आरआरबी जेई 2018। इसके अलावा आप लोग मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर सीरीज। आज आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो पेपर अपन हल करने वाले हैं, ये है 23/8 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे यानी कि ट्रेड के थे। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन थे वो आपके नॉन टेक का पार्ट था, जिसमें राजस्थान जीके, मैथ्स और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके थे। उनको अपन बाद में देखने वाले हैं। आज अपन यहाँ पे हल करने वाले हैं 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। और ये सीरीज इस चैनल पे इसी तरह से चलती रहेगी। रोज मैं आपके लिए एक पेपर को हल कराऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा इस पेपर की जो पीडीएफ है वो हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाकर के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें कि रोज मैं आपके यहाँ पर एक पेपर की पीडीएफ वहां पे डालता हूँ। तो आप लोग इस पीडीएफ को देखें, जिसमें आपके आंसर भी टिक कर रखे हैं, तो आपको उसको पढ़ने में हेल्प होगी और आने वाली एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी बंद लूप में आईआर गिरावट और ईएमएफ का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो ये आपका जो केवीएल का जो स्टेट है अपने पास, केवीएल जो बात कहता है उस चीज के बारे में पूछा है। तो केवीएल कहता है कि आईआर में जो गिरावट और जो ईएमएफ है आपका, उसका बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वोल्टेज खालिस्तान के लिए धारा की परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो आपका जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? धारा में परिवर्तन की दर। तो आप लोग पता होगा जो धारा में अगर आप लोग परिवर्तन करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे प्रेरित होगा। प्रेरित का आपको यहाँ पे आंसर आएगा, इसको आप एल कहेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? जो वी है, संधारित्र है, ये वी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपका एल है जिसको आप लोग कोयल कहेंगे, वो आपकी धारा के मान के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़ते आए होंगे यहाँ पर E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो आप लोग देख रहे हैं जो इंड्यूस ईएमएफ है आपका, वो यहाँ पे जो करंट चेंज हो रहा है इसके अनुपाती होता है एल के लिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये क्या है? आपका एल है, और एल को अपन क्या कहते हैं? प्रेरित कहते हैं यहाँ पे। तो ये आपका सीधा सिंपल सा जिन लोगों को फॉर्मूला आया था वहां से आप लोग कर सकते हैं। E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। आप लोग इसको लिख लें, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोधों के साथ जुड़ी है, तो 5 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज का मान क्या होगा? तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहा है आपके सामने कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है। एक बैटरी है आपके पास जिसके अलग अलग रेजिस्टेंस से समांतर में जुड़ी है। तो आप लोग समझ गए समांतर का मतलब, इस तरह से आपको बनाने थे ये। यहाँ पे सॉरी ये चल नहीं रहा है ठीक से, थोड़ा सा पैड स्लो है, थोड़ा प्रॉब्लम करता, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए समांतर आप लोग इस तरह से बनाएंगे। एक रेजिस्टेंस आपने ये जोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस आपने ये जोड़ा, तीसरा रेजिस्टेंस आप इस तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से यहाँ पे समांतर में आप लोग सारे इन रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 4 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। इसका मान है 3 ओम, इसका है आपके पास 5 ओम, इसका है 10 ओम और इसका है 20 ओम।
यहाँ पे जो वोल्टेज इसके अप्रोक्सीमेट लगाया उसका मान होगा यहाँ पर 10 वोल्ट। क्लियर है, ये यहाँ पे वोल्टेज का मान है। तो अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, समांतर में सभी प्रतिरोधक के ऊपर वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान बदल जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों के ऊपर वोल्टेज का मान जितना लगा हुआ है वही इसका मान आएगा। तो वोल्टेज का मान यहाँ से 10 वोल्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पे किसी भी चीज को हल नहीं करना, केवल बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि वोल्टेज में समांतर प्रतिरोधों में वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान बदल जाता है। अगर आपसे पूछता सीरीज दे देता तो सीरीज में क्या होता है, करंट समान होता है। अगर ये प्रतिरोध ऐसे जुड़े होते और अगर इनमें किसी एक प्रतिरोध में आपको करंट की वैल्यू दे देता तो आप बता देते कि सभी में करंट की वैल्यू सेम आएगी। ये आपके समांतर सर्किट और जो आपका श्रेणी सर्किट होता है उसकी प्रॉपर्टी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यकाली प्रतिरोध। देखिए श्रेणी संयोजन के लिए अभी आपने देखा, ये आप श्रेणी मतलब इसको इस तरह से सीरीज में जोड़ देंगे रेजिस्टेंसों के लिए। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसमें किसी भी रेजिस्टेंस में अगर इस तरह से आप लोग जोड़ेंगे, अगर इसका R1 है, इसका R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध आने वाला है R, वो क्या आएगा, सभी का सम आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको अधिकतम मानूं तो अब इसमें कुछ वैल्यू और जुड़ने वाली है, तो आप लोग कहेंगे सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध आने वाला है कुल प्रतिरोध। यहाँ पे तुल्यांकी प्रतिरोध पूछा है आपसे, तो आप चाहे इसको किसी को भी आप लोग इसको 10 माने, इसको आप लोग 5 माने, इसको 2 माने। अब आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसका टोटल रेजिस्टेंस 17 आएगा। तो इसमें यह बात सत्य है कि अधिकतम जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा ही मान आने वाला है किसमें, श्रेणी संयोजन में। किसी भी एक रेजिस्टेंस का आप मान देख लें, उससे ज्यादा ही आपका मान आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। बाकी सारे इसमें क्या होंगे, सबसे कम प्रतिरोध से कम मान आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे कम कितना है इसका मान, यहाँ पे आपने 2 माना है, क्या इक्विवेलेंट 2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर आएगा, ये भी गलत बात है। सबसे अधिक से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सबसे कम प्रतिरोध के बराबर आएगा, ये भी गलत बात है। सबसे कम तो 2 है, अगर 2 आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पे आंसर 17 आ रहा है। यहाँ पे है सबसे अधिक प्रतिरोध से कम आएगा, ये भी गलत बात है। सबसे अधिक प्रतिरोध से कम नहीं, सबसे अधिक प्रतिरोध से ज्यादा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स। दूसरी बात आपके इंपॉर्टेंट ये है कि ये आज मैं जो आपको प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूँ, ये तीसरा प्रश्न पत्र है। जीटा लाइव चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट बना दी गई है, उस प्ले लिस्ट में आप लोग टेक्निकल हेल्पर के जो प्रीवियस पेपर मैंने हल कराए हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्ले लिस्ट है उसका जो लिंक है आपके यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे इस टाइम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सीधे प्ले लिस्ट पे जाकर पहले वाले पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। लीड एसिड, ये लीड नहीं लैड एसिड है, ठीक है। क्वेश्चन काफी मतलब हिंदी और इंग्लिश में मिसप्रिंटिंग है, कल वाले पेपर में मैंने आपको बताया था। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप लोग समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। तो आप लोग देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक विशिष्ट गुरुत्व के ऊपर निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर भी निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इन सभी के ऊपर लेड एसिड बैटरी की जो धारिता है उसका मान निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। तो समवाहक होगा आपका, यानी कि कोई भी जो कंडक्टर है उसमें जो धारा है वो किसके समानुपाती होगी। तो उसमें जो अपवाह वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। क्लियर है। आप लोग जानते होंगे कि धारा क्या बोलते हैं अपन, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कल भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो चार्ज है इसका जो वेग होगा इसके ऊपर क्या डिपेंड करती है, आपकी धारा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः होने पर समवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता के बराबर होगी। देखिए समवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की यहां पे बात कर रहा है। तो जब आप लोग 1 मीटर लंबाई लें और जब 1
मीटर स्क्वायर आप लोग उसका एरिया ले। देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ काट की बात कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कहते हैं, और क्षेत्रफल किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, 1 मीटर लंबाई का कोई तार हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर हो तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ये आप लोग 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा में पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों यूनिट मीटर में नहीं है, इसलिए गलत है ये आंसर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 मीटर ले लिया, क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, ये गलत है, ये भी गलत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 मीटर तार जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उसका प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। तो जो जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता है लगभग 1 से कम होती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका 0.46 ओम। आप लोग लिख ले इसको, जर्मेनियम की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होगी आपके पास 0.46 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है, रजत से लेपित कार्बन प्रतिरोध की सहायता कितनी होगी। देखिए आप लोगों ने कलर कोडिंग में पढ़ा होगा, कलर कोडिंग में जब आप लोग किसी भी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पढ़ते तो आपको बताया था मैंने, एक रेजिस्टेंस जो होता है उसमें जो अलग अलग बैंड बने होते हैं, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, और जो चौथा बैंड आपका होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी सहायता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस जिसको सुग्राहिता भी कहते हैं हिंदी में, यहाँ पे सुग्राहिता लिखा हुआ है, सहायता यहाँ पे गलत है। तो जो अगर रजत है लास्ट का 4 नंबर बैंड आपका, सिल्वर है मतलब इंग्लिश में, रजत चांदी को कहते हैं और चांदी का रंग सिल्वर अपने चांदी को कहते हैं, अगर सिल्वर का रंग आपको दिखाई दे रहा है तो उसका जो मान होगा टॉलरेंस का वो होता है 10%, प्लस माइनस 10%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर यहीं पे आपको गोल्ड दे देता है, यहाँ पे अगर सुनहरा रंग दे देता है या फिर सोने का जैसा रंग दे देता है गोल्ड, तो आप लोग कह देते उसका आंसर आता 5%, उसका आंसर होता है प्लस माइनस 5%। तो ये दोनों आप लोग याद कर लें। चौथे बैंड में केवल आपके पास में या तो नो कलर होगा, ठीक है, या फिर आपके पास में क्या होगा, वहां पर गोल्ड होगा या फिर आपके पास सिल्वर होगा। तो अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10% और नो कलर है तो 20%, ये वैल्यू फिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक खुले परिपथ के सेल के 2 सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का खालिस्तान कहा जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे इसको, एक जो सेल है उसके 2 सिरों के मध्य जो विभवांतर आता है उसको सेल का क्या कहेंगे आप लोग, ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको सेल का ईएमएफ कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यदि समान पदार्थ और लंबाई के 2 तारों की प्रतिरोधकताएं क्रमशः, यानी कि आपका क्या है, पदार्थ भी समान है और उसकी लंबाई भी समान है, उसकी प्रतिरोधकताएं आपको दे रखी हैं 5 ओम और 20 ओम, इन दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, प्रतिरोधकता का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सर R इक्वल टू होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, रो L अपॉन A, ठीक है। यहाँ पे रो क्या था, रेजिस्टिविटी, L क्या था, तार की लंबाई, A क्या था, उसका क्षेत्रफल, R क्या था, उसका प्रतिरोध। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे A का मान आपको पता होना चाहिए कि तार कैसा होता है, तार गोलाकार होता है। आप लोग देखेंगे तार इस तरह से होता है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा होता है, गोलाकार होता है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां से देख रहे होंगे ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब रजिस्टिविटी का यहाँ पे मान दे रखा है आपसे, और क्या पूछा, त्रिज्या का अनुपात पूछा था आपसे। तो आप लोग कहेंगे सर अगर मैं इन दोनों को 1 2 मान लूं तो रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर अपॉन रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर, आप इस तरह से लिखेंगे तो चौथी संख्या ऊपर आ जाएगी, तो ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा पाई R स्क्वायर 2 अपॉन रो L। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका रो और L
रो और एल क्या है, सेम पदार्थ है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, और पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। तो R2 आप लोग देखेंगे यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। आप लोग इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/1, और आप इसका क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था, आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2:1। तो आंसर इसका ए आने वाला है आपका। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, आपको अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि इन चीजों में चेंज करते हैं तो उसका अनुपात किस तरह से निकालते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन है आपका क्लियर हो पाएगा। R1 R2 का अनुपात पूछा था, इसलिए मैंने उसका अंडर रूट निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाली टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। देखिए कल आपको फिर से मैं बता रहा हूं एक फॉर्मूला, यानी कि देखिए आप लोग देखेंगे हर क्वेश्चन आपका रिपीटेड है सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूलों के ऊपर। कल आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R। बस इस फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे, तो यहाँ पे शक्ति का मान पूछा है, अच्छी बात, आपसे P का मान ही पूछा है, तो आप लोग कहेंगे सर V स्क्वायर डिवाइड बाई R कर दो, शक्ति का मान आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कर देंगे, V का मान कितना दिया हुआ आपको, 120 गुणा 120 बेटा कितना रख देंगे, R का मान कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। तो आप लोग इससे 1010 काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे 2 बार, तो इसका मान आ जाएगा 120 गुणा 2, और 120 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा इसका 240 वाट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देखिए ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर आए थे, तो आप लोग इस फॉर्मूले के ऊपर अच्छे से वर्क कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंबल से संबंधित क्वेश्चन है। सिंबल पूछा है कि आपसे ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल किस चीज को बताता है। तो आप लोग देखिए इस सिंबल को अच्छे से, इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, शायद ऑप्शन आपको अब दिखने लग गए होंगे। तो ये जो सिंबल है आपका, ये है नियोन दीप्त का, यानी कि जो नियोन लैंप होता है उसका ये सिंबल है आपके पास। देख लें आप लोग, ये है नियोन लैंप का सिंबल। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्त ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी प्रदीप्त ट्यूबलाइट है, यानी कि आपके पास में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसको आप लोग शुरू में क्या करते हैं, उसमें वोल्टेज की वृद्धि करते हैं, और इस वोल्टेज की वृद्धि करने के लिए एक उसमें छोटा डिवाइस लगाते हैं आप लोग। इस डिवाइस का क्या नाम है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, वोल्टेज वृद्धि के लिए आप लोग इसमें चोक लगाते हैं। क्लियर है, वोल्टेज वृद्धि के लिए आप लोग इसमें चोक का इस्तेमाल करते हैं। चोक का अगर आपसे सिंबल पूछ ले फ्रेंड्स, तो आप लोग ये सिंबल बना के आएंगे, इसके ऊपर आप लोग लगा देंगे आयरन कोर, ये है आपके चोक का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चित्र में परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा। शक्ति गुणांक आप लोग समझ गए होंगे, जिसको कहते हैं पावर फैक्टर। यहां से आपसे पावर फैक्टर का मान पूछा है, तो आपको पावर फैक्टर का मान बताना है यहाँ पे। तो पावर फैक्टर का मान होता है R/Z। तो यहां से आपको R की वैल्यू दी हुई है, Z का मान आप निकाल सकते हैं, R² प्लस Z का मान आप कैसे निकालेंगे, Z इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL²। तो यहां से आप लोग Z का मान निकाल लें, और ऊपर वाले फॉर्मूले में दोनों चीजों को पुट करेंगे आप लोग। R का मान यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, बताया 3 ओम दिया हुआ है, Z का मान इन दोनों के हेल्प से आप लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो आंसर आप लोगों का आएगा वो आएगा 0.6, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लें, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है ये, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज का मान आवृत्ति कितनी होती है। ये पूछना चाह रहा है कि भारत में घरों में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, घरों में जो विद्युत है उसकी आवृत्ति का मान कितना है। तो आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, 50 हर्ट्ज अपने घरों में आवृत्ति आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है।
नेक्स्ट आपका पूछ रहा है यहाँ पर 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफी आपके सर ने पढ़ाया होगा, आप लोग जिसको 0 वाट का बल्ब कहते हो अपनी भाषा में हिंदी में, जिसको यहाँ पे 0 वाट का लैंप कहा है, ऐसा नहीं है कि वो पावर आपकी सर्किट से 0 वाट लेगा, वो कुछ ना कुछ पावर जरूर लेगा। आपको पता है कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो आपको प्रकाश दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो पावर वहां पे लेगा, और ये उसी का मान पूछना चाह रहा है कि वो कितनी पावर लेता है। तो आप लोग इसको याद कर लें, 0 वाट का जो लैंप होता है वो 15 वाट आपकी पावर लेता है। क्लियर है? आप लोग इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें, 0 वाट लैंप बराबर 15 वाट। क्लियर है? कहते हैं इसको 0 वाट है, पर एक्चुअल में ये कितना लेता है, 15 वाट लेता है। बहुत कम लेता है, इसलिए लोग इसको 0 वाट का कहने लग गए, बाकी इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि संकलित किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग अर्धचालक पदार्थ बनाते हैं तो उसमें एक अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, जिसको इम्प्योरिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेमीकंडक्टर पदार्थों में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में जो अशुद्धि मिला रहे हैं, इसको क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। आप लोग लिख लें इसको, एक छोटा सा नाम जो एकदम हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, देखिए सीधा 1 नंबर दिलाएगा। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है कि शुद्ध जो आपका सेमीकंडक्टर पदार्थ है उसमें इम्प्योरिटी मिलाना, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाना, ये प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंगदैर्घ्य के खालिस्तान क्रम में होती है। तो यहां से आपसे पूछना चाह रहा है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होती है उसकी मोटाई, जो आपका बीच में जो बैरियर बनता है, आप लोग इस तरह से देखे होंगे, जब पी और एन मटेरियल को आप लोग मिला देते हैं इस तरह से, ये अगर आपका पी मटेरियल है और ये आपका एन मटेरियल है, तो बीच में जो आपकी जो डिप्लीशन लेयर बन जाती है, इसकी मोटाई की बात कर रहा है, तो जो इसकी मोटाई होगी वो होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका ए आंसर सही है, आप लोग लिख लें इस चीज को, डिप्लीशन लेयर की मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायोड के सिंबल से। कल आप लोगों को मैंने जितने प्रकार की 4 प्रकार के डायोड के सिंबल बताए थे, उन्हीं में से ये भी एक सिंबल है जो आपके यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा, ये जो सिंबल है आपका, ये है स्कॉची डायोड का। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्कॉची डायोड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक डायक के समान होता है, यानी कि एक डायक है वो किस किस चीज के समान होता है। तो जो डायक होता है आप लोगों को पता होगा, ये क्या होगा, इसमें 4 परत होती हैं और ये SCR युग्म के समान होता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट में क्रम होता है, यानी कि रिवर्स जो करंट होता है किसी जर्मेनियम डायोड में, उसका मान किस कोटि का होगा, किस क्रम का होगा। तो ये होता है माइक्रो एम्पियर का। क्लियर है? ये होगा आपका माइक्रो एम्पियर का। आपको याद कर ले, ये रिवर्स में है माइक्रो का, और अगर फॉरवर्ड में पूछ लेता आपसे तो ये हो जाता मिली का। क्लियर है? फॉरवर्ड में किया होगा मिली का, इसको लिख लें आप लोग फॉरवर्ड, और इसको लिख लें आप लोग रिवर्स। क्लियर है? जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट का मान होता है माइक्रो एम्पियर का, और फॉरवर्ड बायस के लिए होता है मिली एम्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गाय तार किसके लिए लगा होता है। ये गाय तार नहीं है, क्लियर है, ये आपका जो अर्थ का जो वायर है उसको कहना चाह रहा है कि अर्थ का वायर किस चीज के लिए लगा होता है। तो ये क्या करता है आपका, जिसको आप लोग देखे होंगे लास्ट में जो आपका पोल होता है, क्लियर है, जिसको आप लोग स्टे वायर कहते हो। क्लियर है? इस तरह से आप लोग जमीन में इसको गाड़ देते हो, यहाँ पे इसमें एक इंसुलेटर लगा होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये पोल को क्या देता है, सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे लास्ट पोल में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे आपकी लाइन खत्म होती है, उस पोल के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे गाय तार लगा देते हैं। ठीक है, इसको पोल की सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपनी भाषा में आप लोग इसको स्टे वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच स्थापित है, तो इसकी कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं स्टब गाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। जूल्स का हीटिंग प्रभाव खाली स्थान पर आच्छादित होता है, यानी कि जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस चीज पे लागू होता है। तो जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है आपका वो डायनामोस पे भी लागू होगा, क्लियर है, और आपका ट्रांसफॉर्मर पे भी लागू होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। यानी कि जब किसी वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये कहलाता है आपका जूल्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दो असमान धातुओं के किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा दूसरे जंक्शन पर अवशोषित होती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो देखिए ये तीन प्रभाव थे, कल आपसे वहां पे सीबेक प्रभाव पूछा था, आज आपसे पेल्टियर प्रभाव पूछ लिया है। तो इस प्रभाव को कहते हैं पेल्टियर प्रभाव। यानी कि जब आप अलग अलग धातु की दो छड़े लेते हैं और उनमें से एक, इनमें से क्या करते हैं, धारा प्रभावित कराएंगे आप लोग, तो एक तो क्या हो जाएगी, जंक्शन है इसकी गर्म हो जाएगी और एक जंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एक पे तो ऊष्मा अवशोषित होगी और एक में विक्षेपित होगी बाहर, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ठंडी होगी और एक गर्म, जब किसी दो अलग अलग धातुओं के जंक्शन में क्या करते हैं आप लोग, विद्युत धारा प्रभावित करवाते हैं, तो इस प्रभाव को कहते हैं पेल्टियर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है। मुक्त मतलब जिसमें नहीं होती है, जिसमें एडी करंट हिस्टैरिसीस और एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होते, वो कौन सा डिवाइस है। तो उस डिवाइस का नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। इस उपकरण में दोनों ही नहीं होती, ना तो एडी करंट लॉस होता है और ना ही हिस्टैरिसीस लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आप लोग पता होना चाहिए, आदर्श एमीटर होता है जो आपका, वो कहाँ लगा होगा, वो आपका सीरीज में लगा होगा, और सीरीज में लगा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आप लोग इस तरह से देखते आए होंगे, यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे, एक एमीटर लगा देंगे, ये है, ये आपका रेजिस्टेंस है जिसमें आपको किसी सर्किट में धारा मेजर करनी है। तो जब इसका अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो ये क्या करेगा, ये इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने देगा। इसलिए आदर्श का यहाँ पे इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जिससे कि सारा करंट है जो इस सर्किट में से प्रभावित हो सके, प्रभावित नहीं, प्रवाह हो सके। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी सूचक उपकरण में अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात खालिस्तान का माप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है किसी सूचक उपकरण में, यानी कि कोई भी आपका मेजरिंग इक्विपमेंट है जिससे आप लोग कोई भी करंट, धारा, वोल्टेज, जो भी चीजें आप लोग नाप रहे हैं, उसमें क्या है, अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात। तो अस्थिर घर्षण से जो घर्षण टॉर्क है इसको कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, इसको कहते हैं रिलायबिलिटी इंग्लिश में, विश्वसनीयता या फिर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी मैगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है किसमें, मैगर में, वो एक कोइल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न करने की अलग अलग विधियां हैं, कहीं पे स्प्रिंग से करते हैं अपन, कहीं पे गुरुत्वाकर्षण से करते हैं, कहीं पर एडी करंट से करते हैं। तो आप लोग याद कर लें, मैगर है उसमें कोइल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क खालिस्तान के बने होते हैं। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर वो होता है जो किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रभावित होने के कनेक्शन को बनाता है और हटाता है, उसको कहते हैं आप लोग सर्किट ब्रेकर। अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, कोई वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, कोई एयर सर्किट ब्रेकर होता है, कोई आपका SF6 सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो सर्किट बनाता है और जो हटाता है, जो सक्रिय यहाँ पे संपर्क है, ये किस धातु का बना हुआ होगा यहाँ पे। तो ये आपका तांबा टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है, दोनों का, तांबा और टंगस्टन दोनों धातुओं को मिला के इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट है ना, टूथ को यहाँ पे टीथ है, ये TEETH दांते जिसको कहते हो आप लोग, या स्लॉट हार्मोनिक्स खालिस्तान के कारण होता है। तो जो आपका जो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट में हार्मोनिक्स किसके कारण होता है। देखिए मोटर आपकी होगी इंडक्शन, उसमें क्या होंगे, अलग अलग स्लॉट बने होंगे कोइल को रखने के लिए। वो जो स्लॉट बने होते हैं उसमें हार्मोनिक्स यानी कि करंट में जो बदलाव आता है, एक
हार्मोनिक्स किस चीज को कहते हैं आप लोग यहाँ पे ये भी देख लो, यानी कि जैसी वेव फॉर्म आनी चाहिए वैसी वेव फॉर्म ना आकर उसमें कुछ जो चेंज आ जाते हैं उसको डिस्टोर्शन या फिर हार्मोनिक्स कहते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? ये होता है वायु स्थान विमुखता में उतार चढ़ाव। आप लोग देखेंगे किसी पोल के पास में तो एयर गैप ज्यादा होता है, किसी पोल के पास में कम होता है, तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाती है? हार्मोनिक्स जनरेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है और रोटर की गति 200 आरपीएम है तो स्लिप का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए आप लोगों को स्लिप का फॉर्मूला याद होना चाहिए, S इक्वल टू एन आर माइनस एन एस अपॉन एन आर। ये आपका स्लिप का फॉर्मूला होता है। अगर परसेंटेज पूछा है तो इनटू आप लोग 100 कर देंगे। देखिए ये क्या है? रोटर की स्पीड है, ये क्या है? स्टेटर की स्पीड है, और ये आपकी रोटर की स्पीड है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे रोटर की स्पीड कितनी दी हुई है? यहाँ पे सिंक्रोनस गति, ठीक है, एन एस आपके पास में दे दी है, तो आप लोग इसको कह देंगे, देखिए आप लोग इस वैल्यू को पुट करें, सॉरी मैंने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे। देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है स्लिप इक्वल टू, तभी देख रहा हूँ आंसर नहीं बैठेगा इससे, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड अधिक होती है उसमें से आप रोटर की स्पीड घटाएंगे, रोटर की स्पीड हमेशा कम होगी। ये आप याद कर लें इस चीज को। देखिए जिस तरह से मैंने लिखा और जैसे ही पता चला तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि रटना नहीं है इन चीजों को। सिंक्रोनस स्पीड आपकी हमेशा ज्यादा होगी रोटर स्पीड से मोटर के लिए, आप लोग इस चीज को याद कर लें। तो आप लोग जैसे देखिए सिंक्रोनस स्पीड कितनी दे रखी है? 250, तो आप लोग कहेंगे 250 माइनस रोटर की कितनी दे रखी है? 200, आप लोग कह देंगे बटे 200। ठीक है, और नीचे आपसे किसकी रखेंगे? सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस कितनी है? 250। आप लोग सोल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा आपके पास में 50, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 250 और गुणा कर देंगे आप लोग 100 से इसको परसेंटेज के लिए। तो आप लोग देखेंगे 50 से 250 कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा ये, ठीक है, और ये 500 को कितनी बार काट देगा? 20 बार काट देगा। तो आप लोग कह देंगे 20%। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लें, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, ये क्या कहलाती है? आपकी स्लिप कहलाती है। क्लियर है? इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लें अच्छे से, ये फॉर्मूला आपका स्लिप का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर भी हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति के समय कनेक्शन में जुड़ी होती है। तो आप लोग जैसा इसका नाम है वैसा ही आप लोग इसको याद कर लें, पहले स्टार में चलती है मोटर, फिर डेल्टा में चलती है। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टार डेल्टा आपका स्टार्टर होता है, उसमें पहले मोटर आपकी स्टार में चलती है, उसके बाद में वो डेल्टा में चलने लग जाती है। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसी स्थिर चालक क्षेत्र के लिए किस डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेस इंडक्शन मोटर के समान होते हैं? यहाँ पे बता रहा है कि आपका चालन क्षेत्र समान है, यानी कि मोटर का जो फील्ड आपने लगाया है वो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, और अब मोटर में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सिंक्रोनस मोटर के बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे सर जो क्षेत्र समान होता है, किसी में स्थिर क्षेत्र सिर्फ एक ही मोटर होती है जिसमें होता है, वो होता है डीसी शंट मोटर। इसमें आपका फील्ड की वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, वो किसी लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बाकी यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं इनमें आपका जो फील्ड है ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जब एक 3 फेस प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति बन जाएगी। देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर है, इसका रोटर किससे चलता है? तुल्यकालिक गति से चल रहा है। अब कह रहा है कि रोटर की आवृत्ति क्या होगी? तो आपको पता होगा जब स्टेटर और रोटर की स्पीड सेम हो जाएगी, तो आप लोग वहां से निकाल के देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लिप वाले फॉर्मूले से। S इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। यहाँ पे जब आप लोग एन एस और एन आर बराबर लिखेंगे तो स्लिप की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? स्लिप की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। पर आपसे यहाँ पे स्लिप की वैल्यू नहीं पूछी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बच्चे इसका आंसर को लगा देंगे यहाँ से, इससे क्वेश्चन आपका गलत होगा। यहाँ पे तो ठीक है आपका आंसर मैच कर रहा है, पर इसका आंसर ये नहीं होने वाला। आपसे पूछा क्या है? रोटर की आवृत्ति। और फ्रेंड्स रोटर की जो आवृत्ति का फॉर्मूला है वो होता है आपका
एफ आर इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एफ आर, एफ एस स्टेटर। अब यहाँ पे आप लिखोगे जो भी आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होगी उसको अगर आप स्लिप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रोटर है उसकी आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप किसी भी चीज को चाहे आप लोग जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। इस तरह से आप लोग कहेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपका, अंदर से कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ पे स्लिप निकालनी पड़ेगी, किसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। बाकी कई लोग अगर यहाँ से भी तुक्का मार के आते तो उसका आंसर सही हो जाता, बट ये सही नहीं है तरीका आपका निकालने का। मैंने यहाँ पे क्या निकाली आप लोग ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे स्लिप निकाल ली है। और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, रोटर की आवृत्ति पूछी है। आवृत्ति को आप लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसके नीचे आर लिख देंगे क्योंकि रोटर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। देखिए एकल आपकी जो कला मोटर है, ठीक है, एकल कला मोटर को आप लोग कहेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जो एक फेज से चलती है, यानी कि जिसमें आप लोग एक फेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल में न्यूट्रल और फेज, ठीक है। जिस मोटर में आप लोग न्यूट्रल और फेज देते हैं उसमें क्या करते हैं आप लोग, घुमाव। घुमाव का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा उसको स्क्रू कर देना, शेडेड पोल आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो शेडेड पोल क्यों बनाते हैं, उसके पोलों में झुकाव क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं प्रारंभिक बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। क्लियर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। हर एक मोटर को उसको या तो दो फेज की बनाना पड़ता है। अब दो फेज को बनाने का अलग अलग मेथड है। आप लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 4-5 टाइप पढ़े होंगे, उसमें से एक टाइप होता है शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और शेडेड पोल उसको बनाने का रीजन, कारण यही होता है कि उसको प्रारंभिक बल आघूर्ण मिल सके। अगर आप लोग केवल सिंगल फेज की मोटर बना देंगे तो वो किसी भी दिशा में घूमेगी नहीं। ये रीजन होता है। आपसे कोई पूछे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है क्या, तो आप लोग कहेंगे कहने को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, पर आप रियल में देखेंगे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कुछ होती ही नहीं है। हर एक सिंगल फेज मोटर को दो फेज की बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। निम्न में से क्या तुल्यकालिक मोटरों के लाभ है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के लाभ क्या है। तो आप लोग देखेंगे यह अपने आप प्रारंभ नहीं होती। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे, यह जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो अपने आप शुरू नहीं होती। यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है। हाँ इस पे आप भार कितना भी लगाओ इसकी गति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी भी शक्ति घटक में अंतर्गत चालक होती है। हाँ शक्ति घटक को इंग्लिश में कहते हैं पावर फैक्टर। कल मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस मोटर आपकी तीनों पावर फैक्टर के ऊपर काम करती है, यानी कि सर ये सभी पावर फैक्टर पे काम करेगी। तो आपने कल बताया था मैंने, एक लीडिंग होता है, ठीक है, एक लैगिंग होता है LAG, और एक होता है आपका यूनिटी। ये तीन क्या होते हैं आपके पावर फैक्टर होते हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ आप लोग लिख लें इसको। पावर फैक्टर तीन तरह का हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है तीनों पावर फैक्टर आपको दे सकती है। अगला देखिए, यह अधिक कार्यदक्ष होती है, यानी कि इसकी इफिशियंसी होती है वो अधिक होती है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। ये सारी चीजें किसकी हैं, एक सिंक्रोनस मोटर की, एक तुल्यकालिक मोटर की बताई गई है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान को कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर में स्टेटर कोर को परतदार बनाया जाता है। तो जो आप लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे आपका, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी मोटर हो, जब आप उसमें क्या करते हैं कोर काम में लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो आप पत्ती लेते हैं काम, उसमें छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलकर आप क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं। तो इसने यही पूछा है कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग, एक लोहे का मोटा, ऐसे इतना मोटा आप लोग गट्टा लेके क्यों नहीं बना देते, मोटा ले लो और इसी के ऊपर आप क्या लपेट दो, तार लपेट दो। ऐसा नहीं करते, अपन क्या करते हैं ये छोटी छोटी परतों का बनाते हैं इसको। तो ऐसा बनाते हैं एडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चाहे आपसे ट्रांसफॉर्मर में पूछे कि जो कोर होती है उसको परतदार क्यों बनाते हो, तो आप कहेंगे एडी करंट कम करने के लिए। चाहे आपसे किसी मोटर में पूछे कि जो भी आप कोर काम में लेते हो, जो भी आप क्रोड काम में लेते हो, उसको आप लोग परतदार क्यों बनाते हो, तो आप लोग कहेंगे एडी करंट को कम करने के लिए। और अगर आपसे पूछ ले कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हो, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। क्लियर है, आप लोग क्या मिलाएंगे इसमें, सिलिकॉन, SI। इस बात को आप लोग लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाएंगे, एडी करंट को कम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसमें कोर को परतदार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। प्रेरण मोटर में स्टेपल लेस गति
नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जाता है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, आप लोग उसकी गति को नियंत्रित करना चाहते हो, तो आप लोग इसमें कौन सी चीज काम में लोगे? तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी जो मोटर होती है उसका फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू 120 F/P। ये फॉर्मूला होता है आपके पास किसी भी स्पीड को निकालने का। आप लोग कहेंगे सर ये जो स्पीड है ये ना दो चीजों पर निर्भर कर रही है, या तो किस पे निर्भर कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर कर रही है, या फिर किस पे निर्भर कर रही है, पोल के ऊपर निर्भर कर रही है। तो या तो आप लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी को बदलें तो स्पीड बदल जाएगी, या फिर आप पोल को बदलें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ईएमएफ का कोई है नहीं यहाँ पे, स्केटेड चालन कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टेटर संयोजन का कोई मतलब नहीं है, भुजा के रेजिस्टेंस कोई मतलब, हाँ ध्रुवों की संख्या। पी क्या होते हैं आपके, पोल होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवों की संख्या। तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और पोल पे डिपेंड करती है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिल गया ध्रुव, और ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो जीटा लाइव चैनल है इस पे इसी तरह से टेक्निकल के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें आप लोग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है, तो आप लोग उसका क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें। आने वाली क्लास में मैं उस क्वेश्चन को जरूर यहाँ पे इनविजिट करूंगा, उस क्वेश्चन को जरूर समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए आप लोग जीटा लाइव चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कोई आपसे चार्ज नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन पेपरों की तो आप लोग जीटा लाइव का जो ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के जब आप लोग नीचे देखेंगे वहां पे एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो भी आप लोग उस ग्रुप में मेरे को सेंड कर सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं उस ग्रुप को सभी के लिए ओपन करता हूं, जिससे कि आप लोग अपनी उसमें प्रॉब्लम शेयर कर सकें। बाकी उस ग्रुप में केवल मैसेज मैं ही सेंड कर सकता हूं, क्योंकि फालतू के कमेंट्स बहुत आते हैं, तो टाइम टू टाइम उसको सबके लिए ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका ये है, देखिए हिंदी मैंने बताया था पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है क्वेश्चनों में। जिन लोगों को पढ़ा हुई चीजें होंगी उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ कहना चाह रहा था जो समनर आपका परीक्षण है डीसी मोटर में वो किस पर किया जाता है। तो आपका जो समनर टेस्ट है वो आपका नो लोड के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के तुल्यकालिक क्षेत्र खाली स्थान से निर्मित होता है। तो आपका जो स्थायी चुंबक आप लोग बनाते हैं सिंक्रोनस मोटर के लिए, वो स्थायी चुंबक आप लोग किस किस चीज से मिलके बनाते हैं। तो आप लोग इसको नियोडीमियम बोरॉन लोहा, हाँ इससे बनाएंगे। समारो कोबाल्ट इससे भी बनाएंगे। फेराइट इससे भी बनाते हैं। और कार्बन स्टील से आप लोग क्या नहीं बना सकते, चुंबक नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, केवल ए बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए वाइंडिंग पहचानवा रहा है आपसे। कल भी आप लोगों ने देखा, अभी तक मैं तीसरा पेपर हल करा रहा हूं। मैंने ये नोटिस किया है कि पहले पेपर में भी यहाँ पे वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन था, दूसरे पेपर में वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, और आज ये तीसरा पेपर है आपका, इसमें भी वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा है। आप लोग पहचान के बताइए ये कौन सी वाइंडिंग है। जो इस तरह से आपका डायग्राम बनता है वो कौन सी वाइंडिंग का डायग्राम बनता है। आप लोग ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप लोग, तो ये आपकी है स्क्यू कुंडलन घुमाव। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। जितने प्रकार के वाइंडिंग के डायग्राम हैं आप लोग उनको पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा कंटिन्यू वीडियो देखा होगा मैंने बता दिया, जितने भी प्रकार की मोटर हैं आप लोग उनका यूज याद कर लें, कौन सी मोटर कहाँ पे काम आती है। तो टेप रिकॉर्डर में आप लोग देखेंगे स्टेसिस मोटर काम आती है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर टेप रिकॉर्डर में अंदर आपकी मोटर आवाज करेगी तो फिर आपका जो टेप है, आपका जो रेडियो है, उसकी आवाज सही नहीं आएगी, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46। एसी स्टेटर घुमाव पर नियंत्रता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ है। तो आप लोगों को पता है जब भी आप लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, निरंतरता टेस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट। अब श्रृंखला में आप लोगों ने एक बल्ब जोड़ रखा है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हो, अगर वो परिपथ खुला है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, तो आंसर क्या आएगा, अंधकार में, यानी कि अंधेरा ही रहेगा बल्ब में। ठीक है,
बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट का, अगर शॉर्ट सर्किट आप लोग टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरी रोशनी के साथ जलेगा। क्लियर है। और आज किसका पूछा आपसे, ओपन सर्किट का, खुले परिपथ का। तो ओपन जो होगा आपका उसमें क्या करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स आप लोग 1 मिनट वेट करिए, मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यू, जस्ट 1 मिनट का वेट आप लोग करिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स आगे करते हैं अपन कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 47। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी है। तो आप लोग कहेंगे दो अपने जो कंटिन्यू अपने पास में पोल हैं, इन पोलों के जो बीच की दूरी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पोल पिच, यानी कि ध्रुव पिच। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को आरंभ नहीं करते क्यों। ठीक है, ये एक काफी लिमिटेशन है कि डीसी जो आपकी सीरीज मोटर होगी उसको आप लोग बिना भार के शुरू नहीं करते, तो इसको शुरू क्यों नहीं करते। आप लोग कहेंगे अगर इसको बिना भार के शुरू करेंगे तो ये उच्च खतरनाक गति के साथ चलेगी। क्लियर है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी। और आपसे पूछ ले कि इसकी स्पीड ज्यादा क्यों हो जाती है, तो आप लोग कहेंगे सर स्टार्टिंग में जो बैक ईएमएफ होता है आपका, बैक ईएमएफ, उसका मान क्या होता है, 0। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये आप ना सिर्फ 2-3 चीज लिख लें, जिन लोगों को ज्यादा कंसेप्ट नहीं पता, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ लिख लें कि डीसी श्रेणी मोटर है, इसको बिना किसी भार के क्यों नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये गति बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इसकी गति ज्यादा क्यों हो जाएगी, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि जब आप एक डीसी श्रेणी मोटर को बिना भार के शुरू करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अधिक गति पे चलती है। क्यों, क्योंकि इसमें बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, समंदर परीक्षण के दौरान लोहा हानि को माना जाता है। तो जो आपका जब समंदर टेस्ट होता है उसमें लोहा हानि को आप लोग क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं। क्योंकि आप लोग जब इसको फुल लोड के ऊपर करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग किस पे करेंगे, फुल लोड पे करेंगे, और फुल लोड पर आपके क्या आते हैं, कॉपर लॉसेस आते हैं, प्लस में आयरन लॉस आते हैं। पर आप कहेंगे कि आयरन लॉस फुल लोड के ऊपर बहुत कम आते हैं, इसलिए इसको आप लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्लियर है, तो आप लोग इसको स्थिर मानो या फिर 0 मानो, बहुत कम होता है इसलिए लोग इसको 0 भी मान लेते हैं, वैसे इसको स्थिर कहेंगे आप लोग, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50। डीसी मोटर में एक दिशीय बल आघूर्ण को खालिस्तान की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो जो डीसी मोटर होती है, आप लोगों को पता होगा जो डीसी मोटर है उसमें आप लोग बल आघूर्ण है उसको 2 दिशा का करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या नहीं होगी, रोटेट नहीं होगी। तो इसके लिए ना 2 चीजें आप लोग काम में लेते हैं। आप लोग क्या काम में लेंगे, इसमें ब्रश काम में लेते हैं और एक कम्यूटेटर काम में लेते हैं। ठीक है, ब्रश और कम्यूटेटर दोनों हेल्प करते हैं आपका 2 दिशीय एक दिशीय बल आघूर्ण को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। क्लियर है, ये इसका राइट आंसर है। नहीं तो उसमें होगा क्या कि हर एक साइकिल में उसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। एक साइकिल में पॉजिटिव बल आघूर्ण आएगा, दूसरे में नेगेटिव आएगा, तो वो दोनों आपको उसमें कैंसिल आउट कर देंगे और मोटर स्टार्ट नहीं होगी। आपको पॉजिटिव में भी उसको उसी डायरेक्शन में रखना है, फिर जब नेगेटिव में बदले तो यहाँ पे ब्रश की सहायता से क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रश और कम्यूटेटर काम में लिया जाता है। और ये किसके बने होते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमेशा बनेगा आपका कॉपर का, और ब्रश हमेशा बने होते हैं कार्बन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से काम में लिया जाता है। तो जो डीसी सीरीज मोटर है आपकी, क्लियर है, उसके लिए आप लोग 2 पॉइंट का स्टार्टर काम में लेते हो। तो 2 पॉइंट स्टार्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52। डीसी शंट मोटर डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा खालिस्तान का पारस्परिक परिवर्तन में बदली जा सकती है। देखिए एक बार इसको दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। डीसी आपकी क्या है, शंट मोटर है, ठीक है, उसकी आपको क्या बदलनी है, दिशा बदलनी है। तो डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में ना दो चीज होती है, या तो आप उसकी टर्मिनल की सप्लाई को बदल दो, जो बाहर से आप लोग सप्लाई दे रहे हो उसको बदल दो, या फिर अंदर जो उसका फील्ड होता है उसकी वायर को बदल दो। दोनों से आप लोग उसकी दिशा को बदल सकते हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंट मोटर की दिशा बदलने के दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है, यानी कि जो कम्यूटेटर आपको मैंने अभी बताया था, आप लोग देखेंगे कम्यूटेटर जो बना हुआ है मोटर की शाफ्ट के ऊपर ये लगा होगा कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर के जो स्लॉट होते हैं उनके बीच में विद्युत रोधन के लिए क्या चीज काम में लेंगे, तो आप लोग यहाँ पे माइका काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 54। शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडलियां उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शेडेड जो पोल होगी इसमें शेडेड कुंडलियां क्यों काम में लेंगे, घूर्णी चुंबक उत्पन्न करने के लिए, यानी कि घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। ऊपर भी मैंने बताया था आपको शेडेड पोल जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसी का एक टाइप होता है शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो वहां पे आप लोग क्या काम में लेते हैं, उसको थोड़ा सा उसको घुमावदार बना देते हैं जिससे कि वहां पे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। शेडेड का मतलब होता है झुकाव, ठीक है, छाया बोलते हो आप लोग इसको, पर इसको झुकाव कहेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। एक फेज वाली शेडेड मोटर पोल मोटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय खालिस्तान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, स्क्विरल केज क्या होता है, इसमें रोटर होता है, यानी कि इसका जो रोटर होता है वो क्या होगा, घुमावदार होगा। स्क्विरल केज यहाँ पे क्या होगा, इसका रोटर होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर। डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां किस लिए उपयोग लेते हैं, तो जो डमी कुंडलियां उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं आर्मेचर के भार को नियंत्रित या संतुलित करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जब आपका रोटर होता है, ठीक है, रोटर की जो शाफ्ट होती है, अगर आप इसमें दो ही कोयल लगाएं तो आप लोग इस तरह से लगाएंगे, कोयल इसमें, एक कोयल इधर लगा दी, एक कोयल आपने इधर लगा दी। अब क्या होगा कि आप लोग देखेंगे जब भी किसी किसी शाफ्ट के ऊपर आप लोग इस तरह का लोड लगा लें कि उसमें केवल दो ही साइड पे लोड हो, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो लोड नीचे की तरफ आएगा तो वो तेज गति से घूमेगी, और वो नीचे लोड चला जाएगा तो फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए या तो इसमें 4 लगाएंगे या फिर इसमें 8 कोयल लगाते हैं। तो करंट तो केवल इन दो कोयलों में प्रवाहित करेंगे, बाकी कोयल क्या होंगी, डमी होंगी, यानी उनमें करंट प्रवाहित नहीं करेंगे, बस वो केवल संतुलन बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, डमी डमी का मतलब ही क्या होता है, केवल दिखावे के लिए लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं, आर्मेचर का संतुलन बनाने के लिए। क्लियर है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ जाए तो क्या होगा। देखिए वायु अंतराल आप लोग बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, मोटर का पावर फैक्टर भी बढ़ेगा और चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, करंट का मान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी इंडक्शन मोटर में आप लोग एयर गैप बढ़ा देंगे, वायु अंतराल बढ़ा देंगे, तो उसका पावर फैक्टर बढ़ेगा, लिख लें आप लोग इसको, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं आप लोग यहाँ पे शक्ति गुणांक। दूसरा उसकी चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, यानी कि उसका मैग्नेटाइजेशन जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर होता है। तो ऊपर आपसे किसका पूछा था, सीरीज मोटर का। तो सीरीज मोटर में तो आपने 2 पॉइंट स्टार्टर बता दिया था वहां पे, ठीक है, याद रखें आप लोग इस बात को। यहाँ पे पूछा आपसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर काम में लिया जाता है, यानी कि जो रोटर होता है आपका उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस आप लोग ऐड कर सको, ऐसा आप लोग उसमें स्टार्टर काम में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्लिप रिंग है ना, उसके जो तार होंगे रोटर के उनको बाहर निकाल देंगे आप लोग, उसमें क्या करेंगे, अलग अलग आप लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 59। मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन खालिस्तान भी कहलाता है। तो जो जॉगिंग ऑपरेशन है उसको ईचिंग भी कहते हैं। क्लियर है, जॉगिंग ऑपरेशन को ईचिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथों में पंखा, सर्किट और लाइटों में खालिस्तान तक सीमित किया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है आपका, उसमें उप सर्किट यानी कि जो सब सर्किट्स आपके होंगे, यानी कि छोटे सर्किट आपके, उनमें जो सर्किटों में लाइट और जो लाइटों को कितने तक सीमित किया गया है,
तो आप लोग कहेंगे सर इसमें 800 वाट तक तो सप्लाई ले सकते हो और टोटल आप लोग 10 पॉइंट बना सकते हो सब पॉइंट में, ठीक है। ये चीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सभी स्विचों पर लगाए जाने चाहिए। तो जो आपके सभी स्विच हैं, स्विच कहाँ लगाए जाने चाहिए, तो आप लोग ने याद कर रखा होगा, स्विच हमेशा लाइव वायर पे लगाते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं जीवित तार, क्लियर है, या आप इसको कहेंगे फेज, ठीक है, PHASE, एक ही बात है, फेज कहो, जीवित तार कहो, या फिर इसको लाइव वायर कहो, LIVE, लाइव यानी जिंदा, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसमें क्या लगाते हैं आप लोग, स्विच लगाते हैं, याद कर लें इस बात को। स्विच कभी न्यूट्रल में नहीं लगाएंगे, कभी आप लोग नीले रंग नहीं बताएंगे नीले तार में लगा दो, कभी आप अर्थ में नहीं लगाएंगे, कभी आप हरे तार में नहीं लगाएंगे, आप लोग क्या कहेंगे, जीवित तार में या फिर लाइव वायर में या फिर फेज में लगा दो, तीनों की एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग प्रयोग करते हैं। आपके जो वर्कशॉप होगी उसमें कौन सी वाली आप लोग वायरिंग प्रयोग करेंगे, तो आप लोग करेंगे सरफेस कंडक्ट वायरिंग, क्लियर है। आप लोग क्या करेंगे, अंडरग्राउंड वायरिंग उसमें काम में लेते हैं, क्योंकि आप लोग वर्कशॉप में काम करेंगे तो बाहर अगर वायर होंगे तो किसी भी कटने वगैरह की उसमें समस्या बनी रहेगी, इसलिए आप लोग कैसे करेंगे। आपको बताया था कंडक्ट वायरिंग का मतलब क्या होता है, जो अंदर पाइप डाल के आप लोग फिटिंग कर देते हैं, क्लियर है, तो आप लोग वो वाली वायरिंग आपकी वर्कशॉप में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत वायरिंग स्थापन के लिए भारतीय मानक के अनुसार 25 मिमी तक व्यास की कंड्यूट के लिए सेल्स की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको 25 mm व्यास की आपको क्या करनी है, कंड्यूट वायरिंग करनी है, तो यहाँ पे सेल्स की आपसे मोटाई पूछी है, तो ये आएगा आपका 20 SWG, आप लोग काम में लेंगे। 20 SWG का है स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत सातत्य निरंतरता क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये आवश्यक आपकी हो जाएगी। देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हैं, धात्विक कंड्यूट कर रहे हैं, इसलिए निरंतरता, विद्युत निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी चेक क्यों करेंगे, यानी कि जो सभी ग्राउंड फॉल्ट है परिपथ आपका बना रहे, यानी कि जितने भी आपके पास में लोहे के परिपथ हैं उनसे क्या हो, ग्राउंडिंग हो सके, ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए, यानी कि जब हाई वोल्टेज आपके पास आ जाए तो वो उसका क्या हो जाए, उसमें कंडक्टिंग हो और वो ग्राउंड में चली जाए। आप लोग समझिए इस चीज को क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से मानो आपकी एक आयरन है, ठीक है, इस आयरन में ये जो बाहर की आपकी बॉडी है, इस पूरी में कंटिन्यूटी क्यों बनी रहनी चाहिए, बॉडी आपस में जुड़ी हुई क्यों रहनी चाहिए, यानी कि जब भी कभी आपका अगर यहाँ पे इसमें फेज टच हो गया और ये अगर भाग आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, अगर इस पूरे में कंटिन्यूटी रहेगी तो ये करंट कहाँ चला जाएगा, आपका ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ओवर करंट आए, आपका हाई वोल्टेज अगर हाई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो उसको भी ये ग्राउंड में ले जा सके। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये समझने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 65, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में खालिस्तान जॉइंट का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग समझ गए होंगे, सर्विस लाइन का मतलब क्या हो गया, जो आपके घरों के बाहर आपके तार जा रहे होते हैं दो, उसको कहते हैं सर्विस लाइन। अब आप क्या करें, इस सर्विस लाइन के दो पोलों के बीच में अगर आपका घर है और आपको सप्लाई लेनी है, तो आप लोग इन तारों पे यहाँ पे कौन सा जोड़ करते हैं आपके घरों में सप्लाई लेने के लिए, तो आप लोग इसमें ब्रिटेनिया टी जोड़ आप लोग काम में लेंगे, ठीक है, ये है इसका उपयोग ब्रिटेनिया टी जोड़ का। क्या कहेंगे आप लोग, सर्विस में जो सर्विस लाइनें होती हैं उसमें आपको स्थायी रूप से ऊर्जा टेपिंग करनी है, आपके घरों में स्थायी कनेक्शन लेना है, तो आप लोग ब्रिटानिया टी जोड़ काम में। नेक्स्ट है 66 नंबर, बैटन पर टीआरएस केबल खालिस्तान के लिए उपयुक्त होते हैं। आप लोग जब बैटन वायरिंग कर रहे हो तो उसमें टीआरएस केबल है वो किस चीज के लिए उपयोग होगी, तो टीआरएस केबल आपके कम वोल्टेज के लिए उपयोग होंगी, हाई वोल्टेज के लिए आप लोग बैटन टाइप की नहीं कर सकते काम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 67, खालिस्तान से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती, ठीक है। भूमिगत प्रणाली से आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि कितने अधिक वोल्टेज से ज्यादा की केबलों को आप लोग जमीन में नहीं डाल सकते, तो आप लोग 66 केवी से ज्यादा के वोल्टेज वाली जो केबल है उनको जमीन में नहीं डालेंगे। हाँ आपके पास 220 है, आपके पास 11 केवी है, 33 केवी है, इन केबलों को आप लोग जमीन में डाल सकते हैं, और हाई वोल्टेज के लाइनों को आप लोग जमीन में नहीं डालेंगे, उसको आपको ऊपर से ही लेके जानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका, सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता, यानी कि आपका जो छोटा पावर हाउस होता है उसको आप लोग सब स्टेशन कहते हैं, उसमें आपको कौन सी चीज दिखाई नहीं देगी, तो वहां पे आपको एक्साइटर्स दिखाई नहीं देंगे। कल आपको मैंने बताया था एक्साइटर्स कहाँ काम में आते हैं, सिंक्रोनस मोटर में या फिर सिंक्रोनस जनरेटर में आप लोग काम लेंगे इसको, सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर में।
और आपको पता है कि सिंक्रोनस जनरेटर कहाँ लगा होगा, जहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वहां पे लगा होगा, ना कि ये आपके पावर हाउस में लगा होगा। क्लियर है? तो सब स्टेशन में इस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता, किसका, एक्साइटर्स का। या आपके जनरेटिंग स्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं जहां पे विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, सर्किट को आइसोलेटेड से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब, देखिए सर्किट है आपका, उसको आइसोलेट करोगे आप लोग, उसको अलग करोगे, कब करोगे आप लोग सर्किट ब्रेकर से, जब यानी कि लाइन में कोई करंट नहीं होगा। अगर लाइन में कोई करंट होगा तो क्या होगा, वहां पे आर्क निकलेगी, आग निकलेगी। इसलिए जब नो लोड के ऊपर आपकी लाइन होती है तब आप उसको क्या करते हो, आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट करते हो। सर्किट ब्रेकर है जो ऑन लोड पे काम कर सकता है, सर्किट ब्रेकर याद रखें आप लोग। सर्किट ब्रेकर जब आपके परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तब आप लोग काम में ले सकते हो, पर जो आइसोलेटर है ये आप लोग काम में नहीं ले सकते। आइसोलेटर जब काम में ले जब आप लाइन में धारा प्रभावित नहीं हो रही है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं। तो आपका जो सब स्टेशन होगा आपका, यानी कि वही पावर हाउस है, उसमें एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने अर्थ पिट्स होंगे, टोटल 3 अर्थ पिट होंगे यहाँ पे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, कोरोना डिस्चार्ज इंपैक्ट को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों बता दो, मास्क लगा लो। नहीं, कोरोना है, इसको किससे, मास्क लगा के कम कर देंगे। पर इलेक्ट्रिकल में कोरोना ये नहीं होता जो बीमारी है। इलेक्ट्रिकल में कोरोना कहते हैं जब आपकी हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है और उसमें हाई वोल्टेज जब अप्लाई कर दिया जाता है तो उनमें आप लोग पास में हमिंग की नॉइज सुनेंगे, वो आवाज करते हैं तार आपके। और दूसरी, कभी कभी आप लोग यहाँ पे वोलाइट कलर की यानी कि बैंगनी कलर की आपको एक लाइट भी निकलती हुई दिखाई देगी। जब हाई वोल्टेज होता है और जब बारिश का मौसम होता है तो ये चीज ज्यादा दिखाई देती है। इस प्रभाव को कहते हैं कोरोना इंपैक्ट। अब इसको कम करने के लिए आप लोग क्या काम में लेंगे, इसके लिए आप देखिए 2 तार है उनके बीच में जगह बढ़ा दें, ये भी बिल्कुल सही है। कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ा दें, यानी कि कंडक्टर की मोटाई ज्यादा कर लें आप लोग, ये भी सही है। कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, ये बात भी सही है। बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके, ये चीज सही है। अब बंडल कंडक्टर क्या होते हैं ये बता देता हूं आपको। जब आर वाई भी आप लोग समझेंगे फेस, जब एक ही फेस के लिए एक से ज्यादा तारों का प्रयोग किया जाता है इसको कहते हैं बंडल कंडक्टर। जैसे ये आर के लिए हो गया आपके पास, ठीक है, एक फेस के लिए। फिर इसी तरह से वाई के लिए भी आप लोग बंडल कंडक्टर, एक से ज्यादा बंडल कंडक्टर काम में ले तो ये वाई के लिए बन जाएगा। और इसी तरह से बी के लिए भी आप एक से ज्यादा काम में ले तो ये बी। और ये जो तार होते हैं ये कहलाते हैं बंडल कंडक्टर। इससे होता क्या है, आपकी मोटाई बढ़ जाती है तार की। और बात तो यही होगी कि कंडक्टर का क्या हो गया, डायमीटर बढ़ गया, कंडक्टर की मोटाई बढ़ गई। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी कोरोना डिस्चार्ज को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को अपनी कॉपी के अंदर वीडियो को रोक के कि कोरोना डिस्चार्ज को कम करने के लिए कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके यहाँ पे बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मोहर रिले खालिस्तान ट्रांसमिशन लाइनों में प्रयोग की जाती है। तो देखिए मोहर जो रिले है आपका, रिले के अलग अलग टाइप होते हैं। ये आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी कि जिन लाइनों का वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है वहां पे आप लोग इसको काम ले सकते हो। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं 440 के ऊपर की जो लाइनें होती हैं, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आप लोग कहेंगे 765 को, 765 केवी है ना, ये दोनों मान केवी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में आप लोग कौन से रिले काम में लेंगे, मोहर रिले काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम डिमांड है 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या होगा। देखिए उपभोक्ता का यहाँ पे डिमांड फैक्टर पूछा है, तो आप लोग कहेंगे सर डिमांड फैक्टर डीएफ इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका सीधा है, डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड यानी कि अधिकतम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड, यानी कि जुड़ा हुआ लोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड आप लोग कहेंगे सर दी हुई है 1.5, ठीक है, और नीचे जो आपका कनेक्टेड लोड है वो दिया हुआ है 2। तो फिर आप लोग यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 1.5 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.75। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। तो फॉर्मूला आप लोग लिख लें इसका, डिमांड फैक्टर इक्वल टू अधिकतम मांग डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, खालिस्तान किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किटों की
व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। और आप लोग याद कर ले, इसका मान हमेशा क्या होता है? एक से ज्यादा। लिख लें इस बात को, एक से ज्यादा। आपसे फिर से आगे क्वेश्चन पूछेगा डाइवर्सिटी का मान कितना होना चाहिए, तो ये होता है एक से ज्यादा। ठीक है, बस परिभाषा पूछी थी आपसे कि व्यक्तिगत अधिकतम मांगों का जो टोटल योग कर दो और पूरे सिस्टम की मांग का योग कर दो, इनको दोनों का भाग करोगे तो मान क्या आएगा? तो ये आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान स्विच का इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें ग्राउंड और लाइन दोनों के साथ ब्रेक करना होता है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो लाइन है और ग्राउंड है, आप लोग दोनों को एक साथ ब्रेक करना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से आपके दो वायर हैं और इन दोनों वायरों को आप लोग एक साथ बनाना चाहते हो और एक साथ तोड़ना चाहते हो। ठीक है, एक साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग काम मिलेंगे डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। क्लियर है? इसके लिए काम मिलेंगे आप लोग डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। नेक्स्ट है 76 नंबर, अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दुगना कर दिया जाए तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क। तो आप लोग यहां से देख रहे होंगे बैक ईएमएफ को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है और स्पीड भी उसकी डबल कर दी, तो जो उसमें टॉर्क उत्पन्न होगा वो क्या होगा? एक समान उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनसे चुंबक बनाई जाती है। तो चुंबक बनाने वाला पदार्थ यहाँ पे क्या होगा? निकिल। नेक्स्ट है 78, स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा खालिस्तान की मदद से प्राप्त की जाती है। तो आप लोग ईएमएफ की जो दिशा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग लेंज का नियम काम में लेंगे। नेक्स्ट है 79, लेंज का नियम खालिस्तान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यानी कि जो लेंज का नियम है वो किस चीज का संरक्षण करता है? तो लेंज का नियम आपका एनर्जी संरक्षण के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का एक इंडक्टेंस खालिस्तान होता है। ठीक है, आप लोगों से देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, आपके पास में एक कॉइल है जिसका जो इंडक्टेंस है वो 300 माइक्रो हेनरी है, दूसरी है उसका भी 300 माइक्रो हेनरी है। अब कह रहा है कि इसका जो टोटल कितना होगा? तो आप लोगों को पता है सीरीज में ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध की तरह काम करती है, तो 300 दोनों को आप लोग जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 600 माइक्रो हेनरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आप लोग लिख लें एल किसकी तरह से काम करती है? आर की तरह से। ठीक है, जब भी आप लोग इसका सीरीज में या पैरेलल में जोड़े तो आप कौन से वाला फॉर्मूला लगा दें? आर का जैसा फॉर्मूला लगा दें एल के लिए। लिख लें इस बात को। और सी में इन दोनों का उल्टा फॉर्मूला लगता है, जो इसके समांतर में लगता है वो सी के पैरेलल में लगता है और जो इसके पैरेलल में लगता है वो सी के समांतर में लगता है। आप लोग डीप से पढ़े तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। जिन बच्चों को कैलकुलेट करना आ रहा होगा एकदम इजी समझ गए होंगे। कोइल को जब आप लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होता है? जुड़ जाता है। और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते तो उन दोनों का मान आधा हो जाता अगर समान होती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 हेनरी इंडक्टेंस कॉइल के लिए 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है तो करंट में बदलाव की दर क्या होनी चाहिए? तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ईएमएफ होता है ईएमएफ इक्वल टू, पहले मैंने स्टार्टिंग के पहले या दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था आपको, एल डी आई बाई डी टी। देखिए क्या क्या चीज दी हुई है आपके सामने, ईएमएफ का वैल्यू दी हुई है 16, ठीक है, बराबर एल की वैल्यू दी हुई है आपके पास में 4 हेनरी, ठीक है, इसके अलावा डी आई बाई डी टी। अब यहां से आपसे पूछा क्या है? करंट में बदलाव। ठीक है, देखेंगे आप लोग करंट में बदलाव की दर क्या होनी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे करंट में जो बदलाव की दर है उसको क्या कहते हैं? डी आई बाई डी टी कहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? डी आई बाई डी टी निकालना था, इस 4 को कहां भेज दें? इस 16 के नीचे भेज देंगे। ठीक है, जब आप लोग 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये एक फॉर्मूला जो कई क्वेश्चन में आपके काम आएगा, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे एल की वैल्यू दे रखी थी, तो अपने डी आई बाई डी टी निकाल दी, और डी आई बाई डी टी क्या कहलाएगा? करंट में बदलाव की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान खालिस्तान से निर्धारित किया जाता है। तो आप लोग जब किसी भी कोई चार्ज है आपके पास में, पॉइंट चार्ज है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया आप लोगों ने, जिसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप लोग यहाँ पे क्या होता है? इस चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस चीज को निकालना चाह रहे हैं, उस फील्ड की तीव्रता का मान निकालना चाह रहे हैं, तो आप लोग ये निकालेंगे कूलाम के नियम से। क्या कहलाएगा?
ऑप्शन नंबर सी, कूलाम का नियम। नेक्स्ट है 83 नंबर। देखिए, अगर 2 कूलाम प्लस का है और माइनस का 5 कूलाम है, दोनों चार्ज वाले जो पिंड हैं आपको इनको संपर्क में ले आए, ठीक है, आप इनको संपर्क में ले आए तो कुल चार्ज कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे ये दोनों आप क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे तो इनको जोड़ देंगे, तो प्लस का 2 कूलाम और ये क्या है, प्लस लिखेंगे आप लोग क्योंकि जोड़ना आपको, तो और फिर आप लिखेंगे माइनस का 5 कूलाम, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये 2 इसमें से कम हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, माइनस का 3 कूलाम बच जाएगा, और माइनस का 3 कूलाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू किसकी है, वही आंसर बचेगा आपका, क्योंकि 2 इसमें से माइनस हो जाएगा आपका, तो आंसर आएगा माइनस का 3 कूलाम। अब है 84, इनमें से क्या डाई इलेक्ट्रिक का उदाहरण है? तो आप लोग समझते होंगे डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती उसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, जिसमें से विद्युत धारा का मान प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कांच में से भी नहीं होता, माइका में से भी नहीं होता, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था माइका स्लोटों के बीच में काम लेते हो कि आपस में उनमें विद्युत धारा प्रभावित ना हो जाए। एबोनाइट ये भी काम में लेंगे, पोर्सिलिन भी काम में लेते हैं। पोर्सिलिन क्या होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, जिससे इंसुलेटर बनाते हैं। ये क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा इंसुलेटर किससे बने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे पोर्सिलिन से। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, डाइलेक्ट्रिक के उदाहरण है। नेक्स्ट है 85 नंबर, वान डी ग्राफ जनरेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका वान डी जनरेटर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपैक्ट के ऊपर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, एक कैपेसिटर में क्या होता है? तो आप लोग समझ गए होंगे, कैपेसिटर आप लोग देखे होंगे इस तरह से 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं करती, ऐसा मटेरियल इसके बीच में भर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है। कई जगह यहाँ पे पेपर भी काम में लेते हैं, कई जगह इसमें ऑयल भी भर देते हैं, ठीक है, कई जगह इसमें कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि ये क्या होंगे, 2 प्लेट्स होंगी धातु की, तो इनको क्या कहेंगे आप लोग, कंडक्टर कहेंगे। तो 2 तो क्या है आपके पास में कंडक्टर है, और किसके द्वारा अलग करी हुई है, एक इंसुलेटर मटेरियल। इंसुलेटर मटेरियल उसे कहते हैं जिसमें कोई करंट प्रभावित नहीं होता, जिसमें विद्युत धारा का मान प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है 87, फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आप लोगों को फ्यूज की जो प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए। आप लोग कहेंगे फ्यूज परिवेश में तापमान से स्वतंत्र होता है। तो आपको पता है जो फ्यूज होगा आपका, वो बाहर के तापमान से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसका जो मान गलता है वो उसमें प्रभावित होने वाली धारा के हिसाब से गलता है। तो ये तो बिल्कुल सही था, तो आपका ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है। केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है, हाँ। आप लोग कहेंगे जो फ्यूज तार होता है वो केवल एक एक पोल में लगता है, केवल एक एक फेज में लगाना पड़ेगा आपको। अगर 2 फेज है आपके घर में तो आपको 2 लगाने पड़ेंगे, 3 है तो 3 लगाने पड़ेंगे। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गलत पूछ रहा है आपसे। अगला देखें, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये क्या करता है आपका, शॉर्ट सर्किट से क्या करेगा, सुरक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, यह समवायी पदार्थों में इलेक्ट्रिकल थर्मल गुण का काम करता है। अगला है, इनमें से ऑन ऑफ स्विचों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी कि आप लोग इसको ऑन ऑफ में तो प्रयुक्त कर ही नहीं सकते, सॉरी कर सकते हैं। क्या करेगा ये आपका, सर्किट बनाता है और ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मुझे यहाँ पे इसके सारे आंसर सही लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन का आंसर है। इसमें जो आपकी जो आंसर शीट आई थी उसमें इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, पर ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हटा दें, ये क्वेश्चन क्या था, गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आए 88, डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो आपके जो डिले फ्यूज होंगे ये आपकी मोटर के लिए भी काम में लिए जाते हैं और ट्रांसफार्मर के लिए भी काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट 89, जब फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल किया जाता है? देखिए, आप लोगों को फेज शिफ्ट करना है, यानी कि आपका जो पावर फैक्टर का मान है उसको आपको चेंज करना है, यानी कि वी के और आई के बीच में जो वोल्टेज है आपका और जो करंट है उसके बीच में आपको एंगल चेंज करना है। तो ये जो एंगल है ये आप लोग किसके वजह से चेंज करेंगे? तो आप लोग ये इंडक्शन रेगुलेटर की सहायता से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितने गुना होता है? तो आप लोगों को पता होगा जो डेल्टा होता है आपका, डेल्टा में वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता,
कल भी मैंने ये दो चीजें लिखाई थी आपको, डेल्टा में वोल्टेज का बदलाव नहीं होगा और जो स्टार आपका होगा उसमें करंट का बदलाव नहीं होता। ये आप लोग कल की कॉपी में देख सकते हैं, यहाँ पे करंट। तो यहाँ से आपसे डेल्टा का मान पूछा है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसका मान क्या होगा, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 91, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है। तो जो टेप चेंजर होता है, टेप चेंजर का मतलब क्या होता है, उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसको अलग अलग टर्न्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। आपको कम और ज्यादा वोल्टेज की जरूरत हो तो आप उसके हिसाब से उसके कनेक्शन कर सकते हैं सेकेंडरी में। तो ये आप काम में लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, यानी कि अपने जो घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें कौन सा आप लोग टेप चेंजर काम में ले सकते हैं। अगर आपके घरों में कम वोल्टेज आ रहा है तो आप लोग उसकी टेपिंग चेंज कर दें, तो उससे क्या होगा, आपके घरों का वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज इतना है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद होना चाहिए फॉर्मूला आप लोगों को। ट्रांसफार्मर में फॉर्मूला होता है आपका V2/V1 बराबर N2/N1, सॉरी N2 लिखेंगे आप लोग, N2/N1। ये फॉर्मूला लगा लें आप लोग, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 चीजें आपको दी हुई है, एक चीज नहीं दी हुई है, आप इस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, V2/V1 इक्वल टू N2/N1। और अगर एक रिलेशन और था वो भी मैंने कल आपको बताया था, इसके बराबर ही होता है I1/I2। मैंने कल आपको बताया था I का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है ट्रांसफॉर्मर में, I में आपके ऊपर 2 ना के नीचे 2 आएगा। इस बात को याद कर ले, यहाँ पे केवल इन दो वैल्यू से रिलेशन पूछा था तो आप लोग यहाँ तक का फॉर्मूला लगा दे। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है N2/N1 और I1/I2 में भी रिलेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 93, लोडित स्थितियों में अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके बराबर निर्धारित की जा सकती है। तो आपके जो ट्रांसफार्मर में वहां पे पूछा गया है कि आप लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कौन सा क्या करते हैं, उसमें परीक्षण करेंगे, आप लोग कौन सा टेस्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए आप लोग बैक टू बैक परीक्षण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बैक टू बैक टेस्ट क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के लिए किया जाता है। 94 नंबर, एक ट्रांसफार्मर में ब्रीथर प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को कल भी बताया था मैंने, ब्रीथर का उपयोग होता है नमी को हटाना, जिसको क्या कहते हैं, सिलिका जेल कहते हैं। क्लियर है। 95 देखिए, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर है जो कभी भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं करता, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 96 देखिए, घरों में बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। तो घर है अपने, आप लोग देखेंगे उसमें जो बिजली की कम मात्रा चाहिए आपको ना, हाई करंट नहीं चाहिए आपको, बहुत कम करंट चाहिए। किसी के यहाँ पे 1 किलोवाट का कनेक्शन है, किसी के 2 वाट का कनेक्शन है, किसी के घर में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, किसी के में 10 होती है। तो जब कम वोल्टेज आपको और कम करंट, सॉरी वोल्टेज भी कम, वोल्टेज आप लोग घरों में 230 लेंगे और करंट का मान आप 10 एम्पियर ले रहे हैं, 5 एम्पियर ले रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कौन सा ट्रांसफार्मर काम लेते हैं, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इससे मतलब क्या हुआ, यानी कि एक सिंगल पोल होगा, उसके ऊपर ही आपका क्या लगा देंगे, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और पावर ट्रांसफार्मर तो आपके पावर हाउस में लगा होता है, जहां से ज्यादा पावर ट्रांसमिट की जाती है। करंट ट्रांसफार्मर करंट मेजर करने के लिए लगाते हैं, ये भी आपका पावर हाउस में मिलेगा, आपके कॉलोनी के बाहर नहीं मिलेगा। कॉलोनी के बाहर आपको मिलेगा पोल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है 97, एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यतः किसके कारण होती है। तो जो गुंजन, यानी कि आप लोग ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो आपको एक हमिंग नॉइज सुनाई देती है, एक गूंज सी सुनाई देती है आपको, वो मैग्नेटो स्टेशन की वजह से सुनाई देती है। यानी कि वो आपका मटेरियल है, आपका कोर का जो मटेरियल है, कभी उसमें मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, कभी उसका नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसमें क्या होती है, आवाज आती है। इस प्रभाव को कहते हैं मैग्नेटो स्टेशन। नेक्स्ट है 98 नंबर, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपको कल भी बताया था मैंने, ओपन होगा एक तो उसमें सर्किट टेस्ट और एक होगा शॉर्ट सर्किट। तो कल की कॉपी में आप लोग खोल के देख सकते हैं। ओपन तो आपका क्या करता था, ओपन करता था कोर लॉसेस CORE, या फिर इसको आयरन लॉस भी कहते हैं। और जो शॉर्ट सर्किट है वो आपका करता है कॉपर लॉसेस।
तो यहाँ पे आपसे देख ले क्या पूछा है, शॉर्ट सर्किट पूछा है, तो कॉपर लॉसेस का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कॉपर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, निम्न में से कौन से ट्रांसफॉर्मर में टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग एक टेम्परेरी वाइंडिंग होती है जो 2 फेज को 3 फेज में बदलने के और 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए आप लोग काम में लेते हैं। तो टर्सरी वाइंडिंग आप स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर के जो कनेक्शन होते हैं उसमें काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टीजे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभक्त करता है? तो देखिए, स्कॉट कनेक्शन जो आपको मैंने बताया था वहां पे 2 फेज को 3 फेज में और 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग काम में लेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल है और जो टीजे ट्रांसफॉर्मर आपका वो प्राइमरी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? वो करेगा 2:1 में। तो आप लोग इसको लिख लें इस क्वेश्चन को। ये आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अपन लोग टेक्निकल के क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉन टेक के क्वेश्चन भी है मेरे पास, ये मैं कभी फिर से आपको करवाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पेपर की तो आप लोग जीटा लाइव चैनल का जो ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा और भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन आपके पोस्ट कर सकते हैं। समय समय पे ग्रुप को सभी के लिए ओपन किया जाता है। जब आपकी प्रॉब्लम पूछी जाए तो आप लोग उसमें बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर इस जो वीडियो का जो लिंक है आपका उसके नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पे आप लोग टाइप कर सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कि मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहे चैनल के ऊपर।